रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी रूपाली, जो कि एक सांवली लड़की थी, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, मुझे उसके पास जाना ही होगा। अच्छा हुआ रमेश जी सो रहे हैं। रूपाली रात के अंधेरे में चुपके चुपके कमरे के बाहर चली गई। रूपाली की आहट से रमेश की नींद खुल जाती है। मुझे अक्सर रूपाली पर शक होता है। आज मैं देखता हूँ कि ये इतनी रात को आखिर जाती कहाँ है। जरूर कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। वहीं दूसरी ओर रूपाली अपने छत पर चली जाती है और किसी तरह छत के नीचे की ओर सीढ़ी लगाकर अपने मायके के आंगन में कूद जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कुआं सूखा हुआ था। उसने पास में रखी एक सीढ़ी को उस कुएं के अंदर डाल दिया और उस कुएं के अंदर चली गई। अंदर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनी थी, जिसमें एक छोटी मासूम बच्ची थी। रूपाली ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ आ गई है। हे भगवान, कब तक मैं अपने ससुराल और मायके वालों से अपने बच्चे को छुपा कर रखूंगी। अगर रमेश जी को ये बात पता चली तो वो तो मुझे ससुराल से बाहर कर देंगे। तभी ऊपर छत पर पीछे पीछे उसका पति रमेश आ गया। रूपाली अपने ही मायके के आंगन में इतनी रात को चुपके से करने क्या गई होगी। अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा। आखिर रूपाली अपने बच्चे को अपने मायके के आंगन के कुएं में छुपाकर क्यों रखे हुए है? क्या रमेश उसे पकड़ पाएगा? इसके बाद आखिर होगा क्या? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहले आखिर ऐसा हुआ क्या। रूपाली एक सांवली लड़की थी। एक दिन रूपाली को देखने उसके घर में एक भैंस जैसा मोटा लड़का आया। माँ, आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आप तो मेरी शादी इस काली कलूटी लड़की से करने का सोच रही हो। नहीं माँ, मुझे ये काली कलूटी लड़की नहीं पसंद। आप मेरे लिए कहीं और लड़की देखो। चलो माँ, यहाँ रहकर हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अरे जा भैंसे की औलाद, तुझ जैसे मोटे भैंसे से मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे काली कहता है और खुद तू कैसा है? अरे छोटा भीम का कालिया है तू। चल जा यहाँ से मोटे गेंडे, निकल जा मेरे घर से, वरना लात मारकर तुझे बाहर कर दूंगी। ये काली कलूटी लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती कर रखी है। और माँ, आप ये सब सुनकर भी यहाँ बैठी हो। चलो माँ यहाँ से, अब हम दोनों एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तभी उसी गांव में ठीक रूपाली के घर के बगल में रहने वाला लड़का रमेश ये सब बाहर से देख रहा होता है। ये कैसे लोग हैं जो आज के जमाने में भी काले गोरे का भेद करते हैं। मैं करूंगा शादी रूपाली से। उस मोटे लड़के के जाने के बाद रमेश रूपाली के घर गया और रूपाली के परिवार वालों से उसका हाथ मांग लिया। रमेश बचपन से ही रूपाली को पसंद किया करता था। बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी बेटी रूपाली को कितने लड़कों ने उसके काले रंग की वजह से शादी के लिए मना कर दिया है। फिर तू क्यों उससे शादी करना चाहता है? आखिर तूने ऐसा क्या देख लिया मेरी बेटी रूपाली में? रूपाली भले ही दुनिया वालों की नज़र में सुंदर नहीं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा से ही खूबसूरत है। मैं इन दुनिया वालों जैसा नहीं हूँ। मैं गोरे काले में भेदभाव नहीं करता। रूपाली जैसी भी है, मैं उसे वैसे ही पसंद करता हूँ। तो इस तरह से रमेश ने रूपाली और अपने घर वालों से बात की और उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होने लगी। शादी वाले दिन अचानक रूपाली के पेट में बहुत जोरों से दर्द शुरू हो गया। जैसे ही वो बाथरूम गई, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? न ही मेरा पेट निकला और न ही हमारी सुहागरात हुई। मैंने तो बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? अगर किसी को पता चला इस बच्चे के बारे में तो ये शादी भी टूट जाएगी। तभी अचानक रूपाली के दिमाग में एक आइडिया आया। मैं इस बच्चे को अपने ससुराल तो नहीं ले जा सकती। ऐसा करती हूँ, इसे अपने आंगन के सूखे कुएं में छुपा देती हूँ। सारे लोग बाकी के कामों में व्यस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने आंगन के सूखे कुएं के पास चली गई। सीढ़ी की मदद से वो कुएं के अंदर चली गई। वहां पर उसने लकड़ी से एक छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ बनाया और उसी के अंदर अपने बच्चे को लिटा दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? लोग शादी के बाद बच्चे होने का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो शादी और सुहागरात मनाए बिना हो गया। बच्चे को छुपाकर वो वापस घर आ गई। अगली सुबह शादी के बाद वो अपने ठीक बगल वाले घर में यानी कि अपने ससुराल विदा हो गई। सुहागरात के समय अचानक उसने अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये तो मेरे बच्चे के रोने की आवाज है। लगता है उसे भूख लगी होगी। मुझे अपने बच्चे के पास जाना ही होगा।
रमेश जी, आप 10 मिनट रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यार रूपाली, तुम भी ना। ऐसे सुहाग रात वाले दिन अपने को छोड़कर कौन जाता है? मैं इस रात का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रमेश जी, मैं भी आपको बचपन से ही पसंद करती थी और आज फाइनली हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं अभी भगवान को धन्यवाद बोलकर आती हूँ। मैं बस यूं गई और यूं आई। तो इस तरह से रूपाली रमेश को बेवकूफ बनाकर घर के बाहर चली जाती है और पीछे के रास्ते से अपने आंगन में आ जाती है और उसी कुएं के अंदर सीढ़ी लगाकर चली जाती है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। मेरी प्यारी बच्ची, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे अंदर कैसे आई थी, लेकिन जो भी हो, तुम सिर्फ मेरी बच्ची हो और तेरे लिए मेरे मन में ममता बहुत है। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। वो अपने बच्चे के साथ काफी देर तक खेलती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि आज उसकी सुहागरात है। वो वापस अपनी बच्ची को लिटाकर सीढ़ी से होते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन रूपाली की पहली रसोई थी। वो अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। जरूर मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। कल रात को ही मैंने उसे दूध पिलाया था। काफी घंटे गुजर चुके हैं। जरूर मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। मुझे उसके पास जाना ही होगा। रूपाली जैसे ही किचन से बाहर जाती है, अरे रूपाली बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो किचन का काम कर रही थी ना? माँ जी, वो अपने घर से कॉल आया था कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनसे अभी मिलकर आती हूँ। बस मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी अपनी समधन को देख आऊंगी। नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफें कीजिएगा। मैं हूं ना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रूपाली माँ के बीमार होने का बहाना बनाकर अपने मायके के आंगन में चली जाती है। आंगन में रूपाली को अपनी भाभी मिल जाती है। अरे रूपाली, तुम यहाँ? कल ही तो तेरी शादी हुई है और तुम तुरंत ही मायके आ गई। भाभी, वो मुझे अपने मायके का आंगन याद आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ घूमने चली आई। हाँ रूपाली, तुमने सही कहा। शादी के बाद तो घर का आंगन हर बेटी को याद आता है। चलो रूपाली, हम तो मिलकर घर का आंगन घूमते हैं। भाभी रूपाली को लेकर आंगन घूमने लगती है, जिस वजह से चाहकर भी रूपाली कुएं के अंदर अपने बच्चे से नहीं मिल पाती। रूपाली मन ही मन सोचती है। ये भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इनकी वजह से तो मैं अपनी बच्ची से मिल भी नहीं पा रही। रूपाली थोड़ी देर आंगन में घूमने के बाद अपनी भाभी से कहती है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता भी बनाना है। इतना कहकर रूपाली अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही घंटों के बाद जब रूपाली ने देखा कि मायके के आंगन में कोई नहीं है, तो वो फिर से आंगन में आ जाती है और सीढ़ी की मदद से कुएं के अंदर चली जाती है और वहां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फिर उसके साथ खेलने लगती है। तभी एक बार फिर से आंगन में भाभी कपड़े सुखाने आ जाती है। हे भगवान, मेरा बच्चा मेरे पेट में ही खत्म हो गया था। मेरी वजह से मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को बहुत दुख झेलना पड़ा है। पता नहीं मैं कभी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। हे भगवान, कहीं भाभी मुझे इस बच्चे के साथ देख ना ले। प्लीज मेरी बच्ची, थोड़ी देर के लिए रोना मत, वरना भाभी को शक हो जाएगा। तब उसकी भाभी कुएं तक तो आई, लेकिन फिर वापस चली गई। तभी रूपाली ने अपनी बच्ची को लिटाया और वापस सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते से अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही रोज किसी तरह छिप छिपाकर अपने बच्ची से मिलने आती थी। और फिर एक रात मेरी बच्ची भूख से रो रही होगी। मुझे उसके पास जाना ही होगा। अच्छा हुआ रमेश जी सो रहे हैं। मैं चुपके से अपने बच्चे के पास जाऊंगी। उसे दूध पिलाकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। रूपाली चुपके से कमरे से बाहर चली गई और बालकनी से होते हुए मायके के आंगन में जाने लगी। तभी रमेश की नींद खुल गई। मुझे अक्सर रूपाली पर शक होता है। आज मैं देखता हूँ कि ये इतनी रात को आखिर जाती कहाँ है। जरूर कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली रोज की तरह सीढ़ी से होते हुए कुएं के अंदर चली गई और वहां अपनी बच्ची के साथ खेलने लगी। मत रो मेरी बच्ची, देखो तुम्हारी माँ आ गई है। हे भगवान, मैं कब तक भला अपनी बच्ची को अपने ससुराल वाले और मायके वालों से छुपाती रहूंगी। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। तभी छत पर पीछे पीछे उसका पति रमेश आ जाता है। रूपाली अपने ही मायके के आंगन में इतनी रात को चुपके से करने क्या गई होगी? अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा। रमेश भी उसी सीढ़ी की मदद से आंगन में आ जाता है। आंगन के कुएं के पास रमेश को
रूपाली और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये तो रूपाली की आवाज है। ये भला किसके बच्चे के साथ खेल रही है? लगता है इस कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। मुझे इस कुएं के अंदर जाकर देखना होगा, आखिर बात क्या है। रमेश भी उस कुएं के अंदर चला गया, जहां उसने रूपाली को उस बच्चे के साथ देख लिया। ये सब क्या है रूपाली? तुम ये किसके बच्चे के साथ खेल रही हो, वो भी इस कुएं के अंदर? आखिर ये सब हो क्या रहा है? रूपाली बेचारी चुपचाप खड़ी रहती है। वो रमेश की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती। रमेश गुस्से में आगाबूला हो जाता है। वो रूपाली को कुएं के बाहर निकालता है और दोनों परिवार वालों को वहां बुलाता है। मुझे पता नहीं था, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो इतनी गिरी हुई निकलेगी। तुम तो ननद के नाम पर कलंक हो रूपाली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तुम्हारे सांवले रंग के बावजूद भी तुम्हें रमेश जैसा अच्छा पति मिला है, लेकिन तुमने उसे भी धोखा दे दिया। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये बच्चा मेरी कोख में कैसे आ गया, लेकिन ये बात सच है कि इसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। लगता है अब आप सबको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। भाभी, भैया, आप लोगों को याद है जब भाभी माँ बनने वाली थी और आप उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? देखिए, इनके पेट में मोटी गांठ बन गई है। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनका बच्चा पेट में ही खत्म हो सकता है। इस ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दोनों घर आ गए और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। माँ पिताजी, ऐसा करता हूँ, अपने खेत का एक हिस्सा बेच देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अगले दिन वो खेत बेच देता है और 3 लाख का कैश अलमारी में रख देता है। वहीं दूसरी ओर रूपाली ने गांव के दीवार पर लगा एक पोस्टर देखा, जिसमें बाबा अघोरी दास के बारे में लिखा था। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर में क्लेश है, पैसों की कमी है, काले से गोरा बनना चाहते हैं, तो सारी समस्याएं सिर्फ 2 दिन में हल हो जाएंगी। रूपाली ये पोस्टर पढ़ लेती है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत चमत्कारी लगते हैं। इस दिए गए पते पर मैं जरूर जाऊंगी। रूपाली उस अघोरी बाबा से मिलने चली जाती है। वो रूपाली से कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बच्ची। मैं तेरे चेहरे के पीछे का दुख समझ चुका हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे तेरा चेहरा चांद से भी ज्यादा गोरा और सुंदर हो जाएगा। जो एक बार तुम्हें देख लेगा वो तेरा दीवाना हो जाएगा। लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि वो जड़ी बूटी बहुत कम पाई जाती है। अघोरी बाबा की बात सुनकर मैं अपने घर आ गई और अलमारी में रखा 3 लाख रुपए चुराकर उस अघोरी बाबा को दे दिया और वो जड़ी बूटी ले आई। लेकिन उस जड़ी बूटी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अघोरी बाबा ने मुझे ठग लिया। मतलब उस दिन वो पैसे तूने चुराए थे, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। तेरी वजह से तेरी भाभी का ऑपरेशन नहीं हो पाया और मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। लेकिन तू माँ कैसे बनी? जब भाभी के पेट में बच्चा खत्म हो गया, तब मुझे एक अजीब सा सपना आने लगा। तेरी वजह से तेरी भाभी का बच्चा पेट में ही मर गया। तेरी वजह से उसकी कोख उजड़ी है। अब तेरी भाभी का बच्चा तुम्हारे पेट से जन्म लेगा, जिस वजह से तू हर वक्त परेशान रहेगी। रूपाली, तेरी इस बात का भरोसा आखिर कौन करेगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि तुम अपने गलती को छुपाने के लिए ऐसी कहानी बना रही हो। क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? तभी वहां अचानक दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है। रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। इसे अब इसकी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने रूपाली को अब माफ कर दिया है। आप सब भी इसे माफ कर दो। इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। इतना कहकर दुर्गा माँ वहां से चली जाती है। रूपाली, हम सबको माफ कर दो जो हमने तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया। और तू अब चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे, क्योंकि ये मेरा ही बच्चा है। उस दिन के बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।